सूरज सुजल वतन, हाय सर। अच्छा, जुड़ चुके हैं सभी लोग। गिरिराज सुमन भी जुड़ चुकी है। अर्पिता जोशी, हेलो सबको। एक बार ये बोर्ड क्लियर देखना, सबको क्लियर दिख रहा है? बोर्ड जो है वो क्लियर दिख रहा है सबको? परशुराम पारगी, हेलो सर। हेलो परशुराम, जुड़ जाइए सभी लाइव क्लास में। केवल ये एक बार ये चेक कर लें, बोर्ड पूरा दिख रहा है, ऊपर से क्लियर पूरा दिख रहा है। 19 लोग जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अच्छा स्वागत है राजेंद्र। नहीं दिख रहा है क्लियर, क्लियर नहीं दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। पहले तो ये देखें। जी सर दिख रहा है। भाविन, हेलो सर। चेतना यादव, एक बार देखो क्लियर दिख रहा है बोर्ड पर जो है वो आपको दिख रहा है? नाम नहीं दिख रहा है तो वो तो थोड़ा बहुत क्लियर मैं कर दूंगा। नमस्ते सर जी। जय भट्ट, अश्मिता बुनकर, हेलो सर। हेलो, जल्दी से जुड़ जाइए और कमेंट में ये भी लिखिए जो 2 डायग्राम मैंने बनाए हैं वो दिख। हेमंत पाटीदार, हाय सर। लक्की सिंह, हाँ। दिनेश, ये दोनों डायग्राम आपको दिख रहे हैं? नीचे की 2 लाइन नहीं भी दिख रही हो तो हाँ सर, गुड इवनिंग। विकास पाटीदार, कौशल पाटीदार, हेलो सर। सभी का स्वागत है लाइव क्लास में। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ उसका भी जवाब, बोर्ड दिख रहा है? अच्छा, रीना लिख रही है, सही है। बोर्ड तो दिख रहा है रीना, लेकिन इसके अंदर जो डायग्राम बन रहे हैं क्या वो भी क्लियर दिख रहे हैं? वो भी देखिए एक बार। भाविन पाटीदार, हाँ सब दिख रहा है, चलो है ना। तो दोस्तों अब अपन शुरू कर देते हैं। हाँ दिख रहा है, हाय सर। काजल पाटीदार, विनायक जोशी भी जुड़ चुका है। एक बार 21 लोग जुड़ चुके हैं, सभी जुड़ जाइए लाइव क्लास में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे जीभ और दांत के बारे में। दोनों ही महत्वपूर्ण शरीर के अंग है, जीभ और दांत। खुशबू पाटीदार, विनायक जोशी, हाँ सब दिख रहा है सर। परी पाटीदार, सब दिख रहा है। चलो आपको सब दिखना चाहिए। अब अपन शुरू कर देते हैं। 19 लोग जुड़ चुके हैं, है ना। दिनेश सोयल, हाँ सर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ओके दिनेश, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जीभ और दांत के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही, है ना। अर्पिता जोशी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अर्पिता। पाटीदार पंकज, हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पंकज, स्वागत है सभी का लाइव क्लास में। अभी 19 हो गए थे, बाकी 18। कुछ लोग कमेंट करके निकल जाते हैं, उनका मालूम करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, है ना। आइए चलो अपन शुरू कर देते हैं, लोग जुड़ते रहेंगे। 18 लोग जुड़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, कल अपन बात कर चुके थे पैलेट या तालू के बारे में। मुख गुहा में राजेंद्र, अजय कुमार रोध, हाँ सर दिख रहा है। ओके अजय, चलिए अब शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों कल अपन बात कर चुके थे किसके बारे में? पैलेट या तालू के बारे में। आज अपना टॉपिक है जीभ या टंग। और जीभ जो है उसका चित्र यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है। इसको मैं समझाऊंगा भी सही, उससे पहले आप यहाँ देखिए कुछ बातें जीभ के बारे में। देखिए जीभ में, देखिए दोस्तों, जीभ में एक तो कौन सा ऊतक पाया जाता है? उपकला ऊतक। बारिश तेज आ चुकी है, लाइट भी जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्लियर नहीं दिखे तो आप बता देना जब तक लाइट आ रही है। बारिश बहुत तेज आ चुकी है ना। एपिथेलियल, है ना। दूसरा, जीभ में पेशियां भी पाई जाती है, इसलिए मस्कुलर। और तीसरा, इस जो जीभ है उसमें ग्रंथि भी पाई जाती है, इसलिए ग्लैंडुलर। ध्यान से देखिए। हाँ सर दिख रहा है राजेंद्र। गुड इवनिंग सर। राकेश बेरवा, हेलो राकेश। 16 लोग, ज़्यादातर लोग जुड़ रहे हैं, बाकी निकल रहे हैं। 16 लोग रह गए हैं, चलो कोई बात नहीं। आइए दोस्तों, पहली लाइन, जीभ एपिथेलियल, मस्कुलर और ग्लैंडुलर संरचना है। पहली लाइन तो आपको ये याद रखनी है। उपकला ऊतक पाया जाता है इसलिए एपिथेलियल, पेशियां पाई जाती है इसलिए मस्कुलर, और ग्रंथियां भी पाई जाती है इसलिए ग्लैंडुलर संरचना है।
इसमें जो उपकला पाई जाती थी उसका नाम दोस्तों मैंने आपको कल बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, और बोला भी था कि कल नहीं बताऊंगा। नॉन क्रेटिनाइड स्तरित सल की उपकला। और इस उपकला की खास बात क्या होती थी कि ये फास्ट रिपेयर करती थी, बहुत जल्दी। जैसे आपके दांतों के बीच अगर आपकी जीभ आ भी जाए, कट भी जाए, तो भी थोड़े दिनों में रिपेयर हो जाती है, क्योंकि इसमें जो उपकला होती है वो क्या करती है। और ऐसी ही उपकला कहाँ पाई जाती थी? मुख गुहा के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर। दोस्तों ये दो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए हैं। पहला, जीभ कौन सी संरचना है? एपिथेलियल, मस्कुलर और ग्लैंडुलर। एपिथेलियल, विकास पाटीदार सर दिमाग से गरीब है इसलिए निकल रहे हैं। लक्ष्मण गुजर, गुड इवनिंग, वेरी गुड विकास। वैसे भी अपने को किसी के कमेंट या वेरी गुड बोल के निकल जाने में अपना भी फायदा नहीं है और उनका भी फायदा नहीं है, इस बात को आप सोच लें। जीभ और दांत के बारे में किसी भी एग्जाम में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको जो नॉलेज मिलेगा वो देखिए आप ध्यान से। उपकला उत्तक पाया जाता है इसलिए सर, अच्छा गुड इवनिंग लक्ष्मण, नमस्कार जी, नमस्कार लक्ष्मण। एपिथेलियल, मस्कुलर और ग्लैंडुलर संरचना है। और जुड़े हैं लक्की सिंह, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग लक्की सिंह नरूका। नॉन केराटिनाइड स्तरित सल की उपकला और फास्ट रिपेयर, ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। आइए दोस्तों अगली बात जीभ के बारे में। जीभ में जो मसल्स होती है, जो पेशियां होती है, देखो मैं इसी लाइन को समझा रहा हूं दोस्तों। निशांत पाटीदार भी जुड़े हैं, स्वागत है सभी का। 22 लोग जुड़ चुके हैं। इंडियन आर्मी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज तो वैसे भी करगिल विजय दिवस है, तो इंडियन आर्मी का जुड़ना भी जरूरी है। दिलीप भट्ट, हेलो सर। मैं कृष्णा, हेलो कृष्णा, स्वागत है। देखो मैंने क्या बोला कि हमारी जीभ में एपिथेलियल उपकला उत्तक पाया जाता है, यह रहा उपकला उत्तक। मसल्स पाई जाती है, तो पेशियां कौन सी पाई जाती है वो देखिए दोस्तों। हमारी जीभ के अंदर रेखित और ऐच्छिक पेशियां। रेखित तो आपको पता ही है, स्ट्रेटेड या सीधी, और ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे मेरे को इस हाथ को नीचे करना है, इसको ऊपर करना है, ये मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ये मेरी इच्छा से हो रहा है, और जो अपनी इच्छा से काम करे वो पेशियां कौन सी है? ऐच्छिक पेशियां। और अपनी जीभ में भी रेखित और ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है। जीभ में जो दो प्रकार की पेशियां हैं दोस्तों, उसके बारे में देखिए। एक है एक्सट्रिंसिक और दूसरी है इंट्रिंसिक। यहाँ बड़े ध्यान से देखिए, बिल्कुल अपन जीरो लेवल से बात कर रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं अगर आज अपन जीभ के बारे में ही पढ़ पाएँ तो, लेकिन बिल्कुल क्लियरिटी के साथ चीज़ों को देखिए दोस्तों। मैं बार बार जो नए जुड़े उनको भी कह रहा हूँ, जीभ में उपकला उत्तक पाया जाता है इसलिए एपिथेलियम, पेशियाँ पाई जाती है इसलिए मस्कुलर, ग्रंथियाँ पाई जाती है इसलिए ग्लैंडुलर, तीनों ही चीज़ें पाई जाती है। अब उपकला कौन सी पाई जाती है? ये रही, फास्ट रिपेयर करती है। फिर मसल्स या पेशियां कौन सी पाई जाती है? रेखित और ऐच्छिक। रेखित का मतलब सीधी और ऐच्छिक का मतलब अपने हिसाब से काम करने वाली। उनमें भी दो टाइप है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। पहली बार इतनी तेज बारिश हुई है, लाइट तो नहीं जाएगी जहाँ तक है। यहाँ देखिए एक्सट्रिंसिक, अगर आपको जीभ को अंदर और बाहर करना है और उस समय जो आपकी पेशियां काम करेगी वो कौन सी करेगी? लक्ष्मण, ये देखिए, यहाँ देखिए, अंदर और बाहर। अगर आपको जीभ को ऐसे बाहर निकालना है, अंदर लेना है, तो कौन? एक्सट्रिंसिक।
और अगर जीभ को अंदर ही फोल्ड करना है ना, जीभ को आप घुमा लो, अंदर ही फोल्ड कर लो, तो जीभ को अंदर ही फोल्ड करना है, अंदर बाहर नहीं करना है। अगर जीभ को आपको फोल्ड करना है, उसके लिए जो है वो कौन सी जिम्मेदार है? इंट्रिंसिक। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा शायद, ये देख लीजिए। तो दोस्तों जीभ के बारे में बातें आप देखिए, एपिथेलियल, मस्कुलर और ग्लैंडुलर, नॉन केराटिनाइड स्तरीय सल्क्यूपकला, रेखित और ऐच्छिक पेशियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे दिए, जीभ में कौन सी पेशियां पाई जाती है? रेखित, अनैच्छिक, ऐसे 4-5 ऑप्शन देख के आपको रेखित और ऐच्छिक पेशियां, जीभ के अंदर बाहर करने के लिए एक्सट्रिंसिक, और जीभ को फोल्ड या घुमाने के लिए कौन है? लक्ष्मण, प्रोफेसर आर.डी. गुर्जर, सुपर माय डियर, नमस्कार साहब। प्रोफेसर साहब को भी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है साहब, आप कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में जुड़े, ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। इंट्रिंसिक, किस मसल्स, जो इंट्रिंसिक है वो किसकी वजह से? जब आप जीभ को फोल्ड कर रहे होंगे तब जो मसल्स काम करेगी वो है इंट्रिंसिक। तो दोस्तों ये जीभ के बारे में कुछ जानकारी थी, इसे आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। नमस्कार साहब, स्वागत है, बिल्कुल, है ना। डॉक्टर आर.डी. गुर्जर हमारी क्लास में लाइव जुड़े हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये देख लीजिए। तो दोस्तों अपन जीभ के बारे में बात कर रहे थे, अब जीभ से रिलेटेड और बातें करते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अपन देख रहे हैं ये जो डायग्राम है जीभ का है, टंग का है, बिल्कुल साहब, ये देखिए जीभ के बारे में अपन बात कर रहे हैं। दोस्तों इस जीभ की संरचना में एक वर्ड है पेपिला, बड़े ध्यान से देखिए आप, पेपिला। पेपिला वर्ड क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ग्रुप ऑफ टेस्ट बड, ग्रुप ऑफ टेस्ट बड। पेपिला किसे कहते हैं? स्वाद कलिकाओं का समूह क्या कहलाता है? पेपिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। 22 लोग लाइव क्लास में हैं, 12th क्लास वाले बिल्कुल तरीके से नीट के लिए भी, किसी भी एग्जाम के लिए प्रॉपर चीज़ें अपन बात कर रहे हैं। दोस्तों जीभ में एक संरचना पाई जाती है पेपिला। पेपिला क्या है? स्वाद कलिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ टेस्ट बड। और हमारी जीभ में कौन कौन से पेपिला पाए जाते हैं वो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं जो नाम लिख रहा हूँ वो है फंजीफॉर्म पेपिला। कौन से पेपिला है? फंजीफॉर्म पेपिला। ये अब जीभ की संरचना आप ध्यान से देखिए इधर, ये जीभ के आगे वाले भाग में ये जो गोल गोल बनाया ना मैंने, ये पेपिला कौन से हैं? फंजीफॉर्म पेपिला। तो उस डायग्राम से आपको साफ साफ दिख रहा है फंजीफॉर्म पेपिला जीभ के कौन से भाग में पाए जाते हैं? अग्र भाग में। एक और बात दोस्तों, फंजाई आपने नाम सुना होगा, हिंदी में उसको कवक कहते हैं। तो इनका आकार जो है वो कवक जैसा होता है, इसलिए नाम क्या रखा गया है? फंजीफॉर्म पेपिला। फंजीफॉर्म पेपिला जीभ के किधर पाए जाएंगे? आगे की तरफ। आकार कैसा होगा? फंजीफॉर्म पेपिला। प्रोफेसर साहब को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, और पूरी कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की टीम आपका स्वागत करती है। हमारे साथ जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो भी बिल्कुल खुश होंगे। ये देखिए अग्रभाग और कवक नुमा संरचना, ये देखिए दोस्तों, फंजीफॉर्म पेपिला अग्रभाग में और कवक नुमा संरचना है, ये आपको वहाँ से पता लग गया। अब दोस्तों एक और बात, पेपिला का मतलब क्या है कि एक पेपिला में कितनी स्वाद कलिकाएं हैं? तो यहाँ आप ध्यान से देखें, एक पेपिला में अगर वो पेपिला फंजीफॉर्म है तो 5 स्वाद कलिकाएं पाई जाएंगी। फंजीफॉर्म पेपिला के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? जीभ के अग्र वाले भाग में कवकनुमा आकृति, और इस एक पेपिला में 5 क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं, क्योंकि पेपिला क्या है? स्वाद कलिकाओं का समूह। तो दोस्तों पहला पेपिला क्लियर है।
और पेपिला कहते किसे हैं? ग्रुप ऑफ टेस्ट बड, स्वाद कलिकाओं का समूह क्या कहलाता है? पेपिला। आइए दोस्तों दूसरे पेपिला के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो है उसका नाम है फिलिफॉर्म पेपिला। ध्यान से देखिए कौन सा पेपिला है? फिलिफॉर्म पेपिला। 20 लोग लाइव क्लास में हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ध्यान से पढ़ते रहिए। देखो 20 लोग काफ़ी है अपने लिए, है ना। और जो लोग लाइव हैं उनको समझ में आए वही काफ़ी है, अपने को ज़्यादा लोग जोड़ने भी नहीं है। जो जुड़े हैं उनको लगना चाहिए कि हमने कुछ सीखा है, वो किसी को बोलेंगे अपने आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए आप केवल फोकस रखें और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। फिलिफॉर्म पेपिला देखिए दोस्तों, ये जो जीभ का आपको चित्र दिख रहा है, इसमें देखो ये शंकु के आकार की कोन के जैसी ये पेपिला पाई गई है। ये देखो पूरी जीभ में फैली हुई है। इन पेपिलाओं को कहेंगे फिलिफॉर्म पेपिला। आइए फिलिफॉर्म पेपिला के बारे में अपन क्या जानेंगे। ये जीभ के संपूर्ण भाग में फैले रहते हैं। फिलिफॉर्म पेपिला जीभ के संपूर्ण भाग में, और डायग्राम में आपको दिख भी रहा है। दूसरी खास बात दोस्तों क्या है, ये जो पेपिला है वो जीभ में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जीभ में जितने भी पेपिला है उनमें सबसे ज़्यादा कौन से वाले हैं, तो आपका जवाब कौन सा होगा? फिलिफॉर्म पेपिला। सर्वाधिक संख्या में, और संपूर्ण भाग में है तो सर्वाधिक संख्या में ही होंगे। लेकिन दोस्तों इस पेपिला की एक जो बात है वो बड़ी अजीब है। इस पेपिला में स्वाद कलिकाएं एब्सेंट होती है। कौन सी कलिकाएं? स्वाद कलिकाएं एब्सेंट होगी, अनुपस्थित होगी। स्वाद कलिकाएं, सुजल, वतन, राजा मीणा, हेलो सर, सभी का स्वागत है दोस्तों। स्वाद कलिकाएं कौन से पेपिला में एब्सेंट होगी? फिलिफॉर्म पेपिला में। फिर ये पेपिला करते क्या है? हमारी जीभ से कोई भी चीज टच होती है तो स्पर्श से संबंधित जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को ग्रहण करने का काम कौन करेगी? फिलिफॉर्म पेपिला। ये फिलिफॉर्म पेपिला के बारे में क्लियर है। संपूर्ण भाग में, सर्वाधिक संख्या में, इसमें स्वाद कलिकाएं एब्सेंट है। राव पुष्पेंद्र सिंह, स्वागत है साहब आपका। हेलो सर फ्रॉम सागवाड़ा, सभी का स्वागत है। राव साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज पहली बार आप क्लास में जुड़े हैं। ये है मुकुल पाटीदार, मुकुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी की लाइव क्लास में। फिलिफॉर्म पेपिला संपूर्ण भाग में, सर्वाधिक संख्या में, स्वाद कलिकाएं एब्सेंट और स्पर्श से संबंधित सूचनाएं। अजय सिंह नरूका, हाय सर, हेलो अजय, स्वागत है आपका भी। स्पर्श से संबंधित सूचनाएं, ये देखिए दोस्तों, तो ये वाला फंजीफॉर्म, ये वाला फिलिफॉर्म, एक बार देख लें दोनों को। एक बार और बता देता हूं जो नए लोग जुड़े हैं। अग्रभाग में कवकनुमा एक पेपिला में 5 स्वाद कलिकाएं, संपूर्ण भाग में सर्वाधिक संख्या में, और इस पेपिला में अजय सिंह नरूका, सजल अच्छा ये सजल वतन, स्वागत है आपका भी। कितने लोग? 23 लोग लाइव है अभी। जितने लोग लाइव है कम से कम वो लाइक जरूर करें। 14 लाइक है और 23 लाइव है, इसका मतलब आधे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं। तोशिक भट्ट, हाय सर, कौशिक भट्ट फ्रॉम सागवाड़ा। अच्छा, टी आगे लगा रखा है, साइलेंट कर रखा है भाई ने, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका भी। रीना गुर्जर 24 है तो 24 लाइक भी होने चाहिए, वेरी गुड। फिलिफॉर्म पेपिला स्वाद से नहीं स्पर्श से संबंधित है। आपकी जीभ दांत से टच हो गई, इधर उधर कई बार अपन ध्यान नहीं देते, दांत के नीचे आ जाती है। हर बार तो आती नहीं है क्योंकि हर बार आपकी जीभ, हाँ सर, अच्छा 20, और ये लक्की सिंह, हाँ सर, है ना, लक्की, सभी लाइक करें। कितने? अच्छा हो गए ना, वेरी गुड। शेयर भी करें आप ज़्यादा अपने इस लिंक को ताकि और भी लोग जुड़े। स्पर्श से संबंधित सूचना किस में होगी? फिलिफॉर्म में।
तो दोस्तों 2 पेपिला अपन पढ़ चुके हैं, आइए आगे और बात करते हैं। तीसरा जो पेपिला है वो ये देखिए दोस्तों, उस पेपिला का नाम है सरकमवैलेट पेपिला। कौन सा पेपिला है? सरकमवैलेट पेपिला। ये लो इधर, ये पेपिला, सरकमवैलेट पेपिला। लक्की सिंह ओके सर जी, यहाँ देखिए सरकमवैलेट पेपिला। कहाँ है सरकमवैलेट पेपिला? ये देखो यहाँ पर जीभ के इधर पीछे वाले भाग में ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये खांच होती है, एक गड्ढा होता है, खांच होती है, और इस खांच को कहते हैं सल्कस टर्मिनेलिस। क्या कहते हैं? बहुत सारे एग्जामों में तो यही सवाल आता है कि सल्कस टर्मिनेलिस किससे संबंधित है? जीभ से। उल्टे वी आकार की ये एक संरचना है जो जीभ के पीछे वाले भाग में पाई जाती है। तो जीभ से संबंधित जो खांच है, और दोस्तों बायोलॉजी में अगर कहीं भी सल्कस आता है तो इस सल्कस का मतलब सर्कस नहीं है, सल्कस का मतलब है खांच, और जीभ की जो खांच है उसका नाम है सल्कस टर्मिनेलिस, उल्टे वी आकार की। इस खांच के किनारे किनारे ये देखिए, ये जो डार्क मैंने बनाए हैं, ये किनारे 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 पर जो पेपिला पाए जाते हैं, उन पेपिलाओं का नाम है सरकमवैलेट पेपिला। तो सरकमवैलेट पेपिला कहाँ पाए जाते हैं? जो खांच है उस खांच का नाम क्या है? सल्कस टर्मिनेलिस, और उस खांच के किनारे पर पाए जाते हैं। ये देखो सल्कस टर्मिनेलिस के किनारे। और इनकी खास बात क्या है? इस प्रकार के एक पेपिला में लगभग 100 स्वाद कलिकाएं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब क्या हुआ? आपसे अगर कोई पूछे कि उस पेपिला का नाम बताइए जिसमें एक पेपिला में सबसे ज्यादा संख्या में स्वाद कलिकाएं होती है, 100 से ज्यादा, 120 तक भी, 80 से 120 होती है, किसमें? सरकमवैलेट पेपिला में। कहाँ होते हैं? जो खांच है सल्कस टर्मिनेलिस, उसके किनारे पर। ये 3 प्रकार के पेपिला अपनी जीभ के अंदर पाए जाते हैं। पहला फंजीफॉर्म, दूसरा फिल्लीफॉर्म, और तीसरा सरकमवैलेट पेपिला। ये पेपिला के बाद एक और संरचना है दोस्तों, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आ जाइए दोस्तों, ये मैंने यहाँ लीफ जैसी, पत्ती जैसी संरचना बनाई है जीभ के बगल वाले पार्ट में, जीभ के पार्श्व भाग में, और इस प्रकार के पेपिला को कहते हैं फोलिएट पेपिला। दोस्तों बायोलॉजी में कहीं पर भी अगर फोलिएट वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये शब्द पत्ती से संबंधित है। लीफ से योगेंद्र सिंह राव भी जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी। रोहित चंदेल भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कॉन्सेप्ट प्लस की लाइव क्लास में। 27 लोग हो चुके हैं, 25 लाइक है, जल्दी से लाइक करें, लोगों को शेयर करें। देखो सल्कस शब्द का मतलब क्या था? खांच, और फोलिएट का मतलब क्या है? पत्ती या लीफ। अब पेपिला का क्या नाम है? फोलिएट पेपिला। लाइट चली गई है। अगर आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं? एक बार कमेंट करो, बोर्ड पर जो लिखा है वो कुछ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा? कोई बात नहीं, लक्की दिख रहा है। इंडियन आर्मी को तो देखो कुछ भी दिख सकता है, भारतीय सेना कुछ भी कर सकती है। दिख रहा है अच्छे से? अच्छा दिख रहा है तो चलो अपन स्टार्ट रखते हैं। फोलिएट शब्द किससे संबंधित है? पत्ती से संबंधित है। सर एकदम क्लियर है? चलो थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है, अच्छा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा है।
कोई बात नहीं, जितना दिख रहा है। फिर आप जिसको भी प्रॉब्लम अच्छा दिख रहा है, जिसको भी प्रॉब्लम है, वो है ना लाइव से हट जाएं। फालतू आपका डाटा ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को आइडिया लग जाएगा कितने लोगों को दिख रहा है, कितनों को नहीं। लाइट का अपन कुछ नहीं कर सकते, तब तक देखते हैं। ये देखिए, फोलिएट या लीफ से संबंधित पेपिला का नाम है फोलिएट पेपिला दोस्तों। इसका मतलब पत्ती से संबंधित है, और पत्ती से संबंधित का मतलब यह है कि इसका आकार लीफ जैसा है। इस पेपिला का आकार क्या है? लीफ जैसा है। और ये जीभ के बीच वाले भाग में, पार्श्व का मतलब बगल में होता है। जीभ के मिडल पार्ट में अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अजय कुमार रोत अच्छा दिख रहा है, सबको अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड, जुड़े रहिए। चौथा पेपिला फोलिएट पेपिला पत्ती जैसा है, और फोलिएट यहाँ नहीं, पूरी बायो में कहीं भी आ जाए तो आपको क्या देखना है कि लीफ से संबंधित है। अजय कुमार रोत अच्छा दिख रहा है, अच्छा अजय। मध्य पार्श्व कौन सी जगह पर पाया जाएगा? जीभ के बीच वाले भाग में, और पार्श्व का मतलब है बगल में। इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि ये केवल बच्चों में ही उपस्थित रहता है। जब अगर आप जवान हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, वयस्क में ये वाला पेपिला एब्सेंट। बच्चों में स्वाद का ज्ञान ज़्यादा होता है ना, कुछ भी चीज़ देखो उनको पता तो है नहीं, कुछ भी दे दो, लेकिन जो भी टेस्ट उनको पसंद नहीं है वो वापस कर देते। तो 4 प्रकार के पेपिला। बहुत अच्छा दिख रहा है, लक्ष्मण कह रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों 4 प्रकार के पेपिला मैंने आपको लिखवा दिए हैं, और चारों प्रकार के पेपिला आपको समझने भी हैं। आइए दोस्तों, जीभ में 4 प्रकार के पेपिला अपन ने पढ़ लिए हैं। चौथा वाला बच्चों में उपस्थित, और वयस्क में क्या होता है? अनुपस्थित। ये 4 प्रकार के पेपिला है जीभ में। अब यहाँ देखिए, लाइट भी नहीं आ रही है, अगर क्लियर नहीं है तो अब यहाँ देखिए, पहला सवाल आप कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे। जीभ में सर्वाधिक संख्या में कौन से पेपिला पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में कौन से पेपिला पाए जाते हैं? जल्दी से जवाब दे कमेंट बॉक्स में। उस पेपिला का नाम लिखो, उस पेपिला का नाम लिखो जिसमें सर्वाधिक संख्या में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ये 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखवा दिए हैं। ये देखिए, फिल्लीफॉर्म पेपिला, पहले का आंसर फिल्लीफॉर्म पेपिला, और दूसरे का भी दे दीजिए। फिल्लीफॉर्म पेपिला बहुत सही आंसर है। सर्कमवैलेट पेपिला विनायक दूसरे का, वेरी गुड। ये 2 जवाब आपको ध्यान रखने हैं, साथ में जगह भी ध्यान रखनी है दोस्तों। फंजीफॉर्म पेपिला जीभ के आगे, फिल्लीफॉर्म पेपिला संपूर्ण जीभ में, सल्कस टर्मिनलिस के किनारे किनारे सर्कमवैलेट पेपिला, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और चौथा जो है वो जीभ के बीच वाले भाग में बगल की तरफ पत्ती नुमा संरचना है, वो फोलिएट पेपिला। फोलिएट पेपिला बच्चों में होते हैं, बुजुर्गों में नहीं, है कि नहीं? बुढ़ापे की एक और निशानी। सर्कमवैलेट पेपिला दूसरे का, बिल्कुल सही। मतलब सभी लोग दिल से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं चीज़ों को। दोस्तों ऑनलाइन में यही समस्या है, मैं पागलों की तरह इस कैमरे के सामने बोले जा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो बच्चा इधर उधर देखता है, बातें भी करता है, हंसता भी है, तो टीचर का भी मोटिवेशन रहता है कि अच्छा बच्चों को समझ में आ रहा है। और वैसे भी बच्चे का चेहरा देख के पता लगता है कि हाँ उसको समझ में आ रहा है। इधर कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। आइए दोस्तों जीभ की संरचना के बारे में और बात करते हैं।
सही है। चिराग पटेल बड़गी, अच्छा स्वागत है चिराग जी आपका भी। यहाँ देखिए, तो जीभ की संरचना के बारे में 4 पेपिला अपन ने पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर एक बात देखिए दोस्तों, जीभ के आगे की तरफ फंजीफॉर्म, सारे फिल्लीफॉर्म। जीभ की जो खांच है उसको सल्कस टर्मिनेलिस, उल्टे वी आकार की। उसके किनारे किनारे कौन है? सर्कमवैलेट पेपिला। अब कुछ बातें, जीभ के मध्य भाग में बगल में फोलिएट पेपिला। जीभ को पूरी जीभ को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारी जीभ का 2/3 भाग हमारे मुख में रहता है, इसलिए मुखीय भाग, और पीछे वाला हिस्सा ग्रसनी में रहता है, इसलिए ग्रसनीय भाग। 1/3 किस में रहता है? ग्रसनी में, और 2/3 किस में रहता है? मुखीय भाग में। तो ये मुखीय भाग है, मतलब मुख में ज्यादा होती है, आपको भी पता है। जीभ के पीछे वाले ग्रसनीय भाग में एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं लिंगवल टॉन्सिल। क्या कहते हैं? लिंगवल टॉन्सिल। लिंगवल टॉन्सिल जीभ के ग्रसनी वाली भाग में पाई जाती है। तो इसमें जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको सारी बता दी है। बस ये जो सल्कस टर्मिनेलिस है वहां पर एक छिद्र या फोरामेन पाया जाता है। दोस्तों एक और बात, बायोलॉजी में अगर आपको कहीं पर भी फोरामेन शब्द दिखता है, इसका मतलब है छिद्र, और यहां पर है फोरामेन सीकम। ध्यान से देखना दोस्तों, सल्कस टर्मिनेलिस, ऐसे ये खांच है, और इस खांच के यहां पर एक छिद्र है जिसको क्या कहते हैं? सल्कस टर्मिनेलिस। सल्कस टर्मिनेलिस दोस्तों ये देखिए, और इस छिद्र का क्या नाम है? फोरामेन सीकम। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको केवल ये बोले कि सीकम क्या है, तो सीकम दोस्तों बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। ध्यान से देखें, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं दोस्तों, सीकम, कोलन और रेक्टम। बताओ सीकम किसका भाग है? बड़ी आंत का। लेकिन फोरामेन सीकम किसका भाग है? जीभ का। बच्चा आराम से गलत करेगा, उसको लगेगा सीकम तो बड़ी आंत का भाग है। एग्जाम में क्वेश्चन आया फोरामेन सीकम किससे संबंधित है? जीभ से, बड़ी आंत से, छोटी आंत से, आमाशय से। जिस भी बच्चे ने थोड़ा भी जानकारी ली है वो फटाफट से दिमाग लगाएगा कि सीकम, कोलोन और रेक्टम। अच्छा, बड़ी आंत में सीकम है तो फोरामेन सीकम भी वही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जोधपुर मिष्ठान भंडार जयपुर में भी है, डूंगरपुर में भी है और सागवाड़ा में भी है। नाम तो जोधपुर मिष्ठान भंडार है ही। इसलिए सीकम पूछे तो बड़ी आंत का भाग, और फोरामेन सीकम पूछे तो किससे संबंधित है? जीभ से संबंधित है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप बड़े ध्यान से देखें। फोरामेन सीकम जीभ से, और सीकम किससे संबंधित है? बड़ी आंत से। क्लियर है? मिटा देता हूं। आइए दोस्तों और बात करते हैं जीभ के बारे में। एक जनरल बात, लाइट आ गई है फिर से, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया है। बारिश भी आ रही है, लाइट भी आ रही है, फिर तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। नमस्कार सर, जागृति प्रजापत। हेलो जागृति, स्वागत है। रोजाना क्लास ज्वाइन करें। 12th क्लास में, आगे बीएससी में भी ये सारी चीज़ें काम में आती है, और अपन जिस लेवल का पढ़ा रहे हैं वो सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। आप बीएससी की बुक भी देखेंगे तो भी इधर सारी चीज़ें आपको लगेगी कि हाँ मेरे को पहले से आती है। लो आ जाइए, एक और जीभ बना लेते हैं साहब, बना लेते हैं। ये देखिए एक और जीभ, ये जीभ का अग्रभाग है, और ये अग्रभाग आपको पता है 2/3 भाग मुख में रहता है और 1/3 भाग ग्रसनी में रहता है। जीभ का आगे वाला भाग जो है वो कौन से स्वाद के लिए जिम्मेदार है?
मीठे के लिए। देखो जीभ में भी शुरुआत मीठे से ही हो रही है। जीभ में सबसे आगे वाला भाग मीठे स्वाद के लिए स्वीट है कि नहीं। यहाँ पर आप जो भी मीठी चीज खाएंगे यहाँ से पता लगेगा। इससे थोड़ा पीछे जाएंगे, थोड़ा पीछे की तरफ, तो यहाँ पर जो है वो आपको स्वाद आएगा नमकीन, सॉल्टी। देखिए ध्यान से, जीभ के आगे वाला भाग मीठा, थोड़ा पीछे की तरफ साइड में नमकीन। हाय सर, और जुड़े चिराग पटेल। नहीं सर, लगा नहीं है, पर चिराग पता नहीं क्या कह रहा है। और थोड़ा पीछे अगर अपन जाएंगे तो यहां पर होगा अम्लीय, और अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे। तो ये यहां पर खट्टा, और सबसे पीछे की तरफ आपको कड़वा या तीखा स्वाद इधर आएगा। मिर्ची या कोई कड़वी चीज। तो जीभ में ये वैसे चौथी पांचवी क्लास में ये चीजें आती है, जनरली मैं इनको बताता नहीं, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कोई पर्टिकुलर आदमी रीड फर्स्ट लेवल या सेकंड लेवल पटवारी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो तो उसको ये भी आना चाहिए। जीभ का आगे वाला भाग मीठे के लिए, आगे से जस्ट थोड़ा पीछे साइड में जो बगल वाला है नमकीन के लिए, उससे जस्ट पीछे अम्लीय या खट्टेपन के लिए, और सबसे पीछे बिटर, कड़वा या तीखे के लिए। तो ये जीभ में कहाँ कहाँ पर स्वाद कलिकाएं कैसी होती है वो आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए दोस्तों। जैसे ये आगे आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में देखते रहें, है कि नहीं। अब आगे स्वाद क्लियर है ना, और आज ही ट्राई कर ले घर पे सारी चीजें लगा लगा के कि कहाँ पर पता लग रहा है कि नहीं। ये मीठा स्वाद आगे, नमकीन उसके जस्ट पीछे, फिर अम्लीय खट्टे, अंगूर खट्टे हैं तो लोमड़ी को यहाँ से पता लगा, वैसे लोमड़ी के तो हाथ ही नहीं आए थे। और पीछे कड़वा या तीखा, ये मिट गई जीभ। आइए दोस्तों और आगे बात करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, फालतू कोई नहीं है। 25 लोग लाइव है, ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए। 1 महीने पहले अपन ने चैनल शुरू किया है। जिन लोगों ने साल भर पहले चैनल शुरू किया उनको अभी तक लाइव का ऑप्शन नहीं मिला है। आप लोगों ने वीडियो बहुत ज़्यादा देखे, इसी का नतीजा है। 4000 घंटे लोगों ने वीडियो देखे हैं, इसलिए लाइव का ऑप्शन मिला है। और ये सब किसकी वजह से, आपकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब मैं आपको नया टॉपिक बताता हूँ, देखिए ध्यान से। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। जीभ का फोटो तो आपको दिख ही रहा है ना। आइए दोस्तों, एक वर्ड है कपालीय तंत्रिकाएं। कौन सा, क्रेनियल नर्व। जिस दिन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट आपकी पूरी मानव कार्य की आपको आराम से समझ में आएगी। कोई भी पढ़ा है, कोई भी कहीं भी पढ़ो आप, आपको लगेगा कि ये चीजें मेरे को पता है। वैसे तो मैं भी इस तरीके से पढ़ा सकता हूँ, चित्र बना दिया, नामांकी चित्र, उसके बारे में लिखवा दिया, बायोलॉजी कंप्लीट। इस तरीके से नहीं है। मानव में क्रेनियल नर्व कितने जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। कितने जोड़ी होती है, कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी दोस्तों। ध्यान से देखिए। अब इनमें 3 प्रकार होते हैं। एक तो है संवेदी, एक है चालक, और दूसरी है मिश्रित। फिर कि जीभ पढ़ा रहा है कि तंत्रिका तंत्र पढ़ा रहा है। जब वहां तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तब ये चीजें आपको इजीली समझ में आएगी। राजेंद्र, इंडियन आर्मी, सभी लोग बिल्कुल स्वागत है। जिया शर्मा, हेलो सर। जिया आज लेट जुड़ी है, सो गई होगी, बारिश के बाद उठी होगी। यहाँ देखिए, संवेदी, चालक और मिश्रित। सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। अंग्रेजी में इसको सेंसरी, इसको मोटर और इसको मिक्स्ड। 3 प्रकार की चालक तंत्रिकाएं होती है। इनका पता कैसे लगेगा वो देखिए। आपके पास संवेदी अंग है, सेंसरी ऑर्गन है। इधर आपके पास यह है आपका तंत्रिका तंत्र। सपोज करें
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये देख लीजिए, संवेदी ये रहा, और यहां से सूचना किसको जाती है? प्रभावी अंगों को। बड़े ध्यान से देखें, ये लो, इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखें आप। संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों संवेदी अंग है। सुनना है तो कान को, स्वाद लेना है तो जीभ को, बाकी आपको पता ही है। प्रभावी अंग हमारे शरीर में 2 ही है, या तो हमारे शरीर की ग्रंथियां या हमारे शरीर की पेशियां। बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, संवेदी अंग से अगर सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कोई ले जाती है तो उन तंत्रिकाओं को कहेंगे संवेदी तंत्रिकाएं। बताइए, संवेदी तंत्रिकाएं किसे कहेंगे? ऐसी तंत्रिकाएं जो सूचनाओं को संवेदी अंग से सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को प्रभावी अंगों तक ले जाने वाली क्या कहलाएंगी? मोटर या चालक तंत्रिकाएं। चालक तंत्रिकाएं किसे कहते हैं? ऐसी तंत्रिकाएं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावी तंत्रिका तंत्र तक लेके जाती है। और 2 प्रभावी अंग है, ग्रंथियां और पेशियां। और अगर दोनों ही हो, कोई तंत्रिकाएं सेंसरी भी है, मोटर भी है, मिक्स वाली नमकीन, बारीक भी है, सब भी है, तो संवेदी और चालक दोनों हो तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड। तो 3 प्रकार की तंत्रिकाएं हुई दोस्तों। संवेदी अंगों से यहां तक पहुंची सेंसरी, यहां से प्रभावी अंगों तक पहुंची चालक। याद रखें, हमारे शरीर में प्रभावी अंग 2 ही है, ग्रंथियां और पेशियां। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करें आप रोटी बना रहे हैं और रोटी बनाते बनाते आपका हाथ रोटी से हटके तवे पे जा लगा, तो आपकी त्वचा संवेदी अंग है। जैसे ही गर्म चीज उससे स्पर्श हुई, सूचना सीएनएस को, मस्तिष्क या मेरुरज्जु को। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 ही चीजें आती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और वहां से सूचना आपके हाथ की मसल्स को, पेशी को जाएगी कि हाथ हटा लो। और आप सोचेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि तवे पे हाथ रख दिया, आधे घंटे के बाद पता चला कि ओ शिट, ये तो जल गया। ऐसा नहीं है, बहुत क्विक रेस्पॉन्स आता है। तो यहां से यहां तक संवेदी, यहां से यहां तक चालक। आप बात समझ गए होंगे। सपोज करो आपको इमली दिखाई दी, इमली का नाम लो आप, अभी लार आएगी। इमली को जैसे ही देखा, सूचना यहाँ पर, और आपकी लार ग्रंथि में लार। इमली का नाम लो, देखने की भी जरूरत नहीं है, बैठे बैठे नाम लो, अभी मुंह में पानी आएगा। तो 3 प्रकार की तंत्रिकाएं मैंने आपको बता दी। इस 12 जोड़ी में अपन बात करेंगे जीभ से संबंधित। इसको देख लें आप। प्रभावी अंग, ये रीड सेकंड लेवल और पटवार में 2 बार पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन प्रभावी अंग है? ग्रंथियां और पेशियां दोनों प्रभावी अंग है। ये मिटा दिया मैंने, मिटा दिया। आइए दोस्तों बात करते हैं। अब 12 जोड़ी है तो 1 से 12 है जोड़ी में। मैं बिल्कुल कंपटीशन एग्जाम के बेस्ड बात कर रहा हूं। यहां देखिए, ये देखिए पसंद, अंग्रेजी में लाइक। 27-23 लोग जुड़े हुए हैं, 33 लोग लाइक है, तो लाइक, पसंद। यहां देखिए टोटल 12 जोड़ी में से प का मतलब 5, स का मतलब 7, न का मतलब 9 और द का मतलब 10। पसंद वाली सारी की सारी मिक्स्ड है, मिश्रित तंत्रिकाएं हैं। और 128 1 2 8 वाली कौन सी है? संवेदी तंत्रिकाएं। और बाकी बची हुई कौन सी है? चालक तंत्रिकाएं। दोस्तों याद रहेगा, टोटल कपालीय तंत्रिकाएं 12 जोड़ी,
उसमें से पसंद वाली मिश्रित है। सर हम अपना क्वेश्चन सही से पूछ नहीं पाते। अच्छा, क्वेश्चन चिराग, क्वेश्चन लिखो क्या है। और वैसे भी मैंने आपको कहा ना 9351047315 क्लास के बाद किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन या कोई बात है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जुड़े, आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। अभी इसमें क्लियर है ना, चीज़ें समझ में भी नहीं आएगी और अपन चीज़ों को फिर है ना, ये कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर है। आपको जो भी दिक्कत है कि सर मेरे को क्लास में ये बात समझ में नहीं आई, आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, मिश्रित प्रकार की है, ये संवेदी प्रकार की है, पहली, दूसरी और आठवीं, और बाकी जो बची हुई है वो कौन सी है, चालक प्रकार की। तो अगर आपको संख्या के आधार पर कोई बोले कि ये वाली कौन, आपसे कोई बोले 12वीं वाली कौन सी है, तो देखो इनमें तो नहीं है, तो चालक वाली है। 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं कौन सी है, मिश्रित। पहली, दूसरी, 8वीं कौन सी है, संवेदी। याद रखने का तरीका, पसंद 128 संवेदी और बाकी सभी क्या होगी, चालक तंत्रिकाएं। ये थी 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं। फिर आप सोच रहे होंगे कि बताना क्या चाह रहा है, कपालीय तंत्रिकाएं पढ़ा रहा है, जीभ पढ़ा रहा है। आइए दोस्तों बात करते हैं। ये रही जीभ। अभी आपने खुद देखा कि जीभ का आगे वाला 2/3 भाग किसमें होता है, मुख में, और पीछे वाला 1/3 भाग किसमें होता है, ग्रसनी में। इस वाले भाग से स्वाद की सूचना के लिए जो कपालीय तंत्रिकाएं काम करती है उसका नाम है फेसियल, और ये फेसियल वाली कौन सी है, 7वें नंबर वाली। यहां से जो स्वाद से संबंधित है उस कपालीय तंत्रिका का नाम है ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल। और ये कौन से वाली है, 9वीं वाली। ध्यान से देखिए, जीभ के स्वाद में आगे वाले भाग में 7वीं और पीछे वाले भाग में 9वीं। 7वीं वाली का नाम है फेसियल और 9वीं वाली का नाम है ग्लोसोफेरिंजियल। जीभ के स्पर्श से संबंधित, जीभ के टच से संबंधित, स्पर्श से संबंधित जो है वो है 5वें नंबर की, उसका नाम है ट्राइजेमिनल। नाम भी आपको याद रखना है, ट्राइजेमिनल। जीभ में स्पर्श से संबंधित जो तंत्रिका है, कपालीय तंत्रिका, वो कौन सी वाली है, 5वीं, ट्राइजेमिनल। और दोस्तों लास्ट, आपकी जीभ बहुत ज़्यादा चलती है, आप गालियाँ बकते हैं, ये सब काम जीभ की गति के द्वारा। और जीभ की गति अगर ज़्यादा हो गई तो उल्टी सीधी हो गई तो फिर आपके 12 दिन होने पक्के हैं। और 12 दिन किस के द्वारा होगा, हाइपोग्लोसस। और ये कौन से नंबर वाली है, 12वें नंबर वाली। कौन से नंबर वाली है, 12वें नंबर वाली। दोस्तों महाभारत का जो कारण है, यहाँ तक आपको दिख ही रहा होगा, महाभारत का जो कारण है द्रौपदी, और द्रौपदी की जीभ की गति ऐसी हो गई कि दुर्योधन को कुछ ऐसी बातें कह दी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत का कारण कौन सी कपालीय तंत्रिकाएं है, 12वें नंबर वाली हाइपोग्लोसस। और उसके बाद सभी के 12 दिन आ गए थे। उसके बाद सभी के, हाय सर, चितर बैरवा भी जुड़े हैं। जीभ की गति 12वीं, स्पर्श से संबंधित 5वीं, फेशियल 7वीं, ग्लोसोफेरेंजियल 9वीं। अब एक बात सुनो दोस्तों, जीभ से संबंधित तंत्रिकाएं कौन कौन सी है, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 12वीं। कैसे भी सवाल आया, आप चीजों को ध्यान से समझें। पहला सवाल आपको ऐसे ही दे दिया, मैं बता ही देता हूं सवाल देख के। अगर आप बड़े ध्यान से चीजों को सुन रहे हैं तो आपको समझ में भी आएगा। जीभ से संबंधित
चालक तंत्रिका है? जीभ से संबंधित चालक तंत्रिकाएं हैं। पहले में 5वीं, दूसरे में 7वीं, तीसरे में 9वीं और चौथे में 12वीं। पहली बात तो सारी की सारी तंत्रिकाएं जीभ से संबंधित है, इसका ऑप्शन बताइए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन बताओ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जीभ से संबंधित चालक तंत्रिका कौन सी है? सारी की सारी जीभ से संबंधित है, ये क्वेश्चन आ गया। और ये एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो किसी भी बच्चे को ये नहीं लगेगा कि यार पेपर टफ आया है, उसको यही लगेगा कि यार पेपर तो बड़ा आसान है, देखो कितना, कोई भी एक लगानी है। बताइए, पहला ऑप्शन 5, दूसरा 7, तीसरा 9, चौथा 12। 12 किस किस ने? चेतना यादव और इन लोगों ने 12। वेरी गुड, क्योंकि बाकी तीनों कौन सी वाली है? मिश्रित वाली है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जीभ में स्पर्श से संबंधित तंत्रिका कौन सी है, तो कौन सी होगी? 5वीं। छीतर बेरवा 9 गलत है भाई, ये मिश्रित पसंद में आ गया ना। केवल 12वीं चालक तंत्रिकाएं हैं, बाकी मिश्रित तंत्रिकाएं हैं। तो जीभ से तंत्रिकाओं का ज्ञान भी आपको क्लियर है। जो लोग ध्यान से देख रहे हैं, बिल्कुल जिनका आंसर 12 है वो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वो ध्यान से देख रहे हैं। यहां देखिए दोस्तों, तो जीभ से संबंधित तंत्रिकाओं के बारे में भी अपन ने बात कर ली है। अभी टाइम है अपने पास, दांत का भी फोटो है, लेकिन शायद आज अपन जीभ के बारे में ही कर पाए। देखिए दोस्तों, जीभ जो अपन बात कर रहे हैं उससे ही जुड़ी हुई जानकारी यहां देख लीजिए। पहली बात है मेंढक में। मेंढक अपनी जीभ आगे से खुली है, पीछे की तरफ से अटैच्ड है। लेकिन सपोज करो ये मेंढक है, पूरा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, ये मेंढक की जीभ है। मेंढक की जीभ आगे से जुड़ी हुई रहती है ऐसे, और पीछे से खुली और 2 भागों में बटी हुई ऐसे। अपनी जीभ आगे से खुली हुई और पीछे से जुड़ी रहती है, मेंढक की जीभ आगे से जुड़ी और पीछे से खुली रहती है। फायदा क्या है? मेंढक को सपोज करो यहां पर कीड़ा खाना, यहां पर कोई कीट है, ये कोई इंसेक्ट है, कोई कीट है। आपको पता है कीट भी अपना बचाव करेंगे। मेंढक अगर पास में जाएगा तो वो उड़ जाएगा। कभी मक्खी मार के देखना, आप कितनी कोशिश कर लें वो आपके हाथ नहीं आने वाली, तो मेंढक के भी क्यों आएगी? तो मेंढक अगर ज्यादा नजदीक चला गया तो कीट को पता लग जाएगा। लेकिन मेंढक के पास फैसिलिटी है, देखिए ध्यान से, वो यहीं रहेगा इतनी दूर, और यहां से ये पीछे से खुली हुई है ना, इसको यहां से फेंकेगा यहां ऐसे, ये पीछे से ऐसे वहां, और इस पे चिपकने के लिए चिपचिपा पदार्थ होगा, उस कीड़े को वहां से उठा के चिपका के वापस अपने यहां पर पीछे की तरफ लाके रख देगा। ये इस प्रकार की जीभ को कहते हैं प्रोट्रूजिबल टंग। प्रोट्रूजिबल टंग, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, प्रोट्रूजिबल टंग किसके अंदर पाई जाएगी? मेंढक के अंदर। क्या फैसिलिटी है आपको क्लियर है? अब दोस्तों, मेंढक के बाद अपन सांप के बारे में बात कर लेते हैं। ये नागपंचमी भी पता नहीं कब आई थी, है ना? सुरेश कुमार गुर्जर जुड़े, स्वागत है सुरेश सर का भी। सुरेश सर, है ना? 25 लोग लाइव है,
सांप के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, मेंढक के बारे में बात हो गई। ये देखिए सांप के अंदर क्या फैसिलिटी है वो आप ध्यान से देखिए। ये सांप का मुंह है, चिराग गेमिंग। अच्छा यहाँ देखिए वो मैं जाते ही वो कमेंट गायब हो जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। वो क्या कमेंट एक साथ आते हैं तभी दिख पाते हैं, वरना तो वापस, या कई लोग डिलीट भी मार देते हैं। एक बार सोचते हैं कि यार क्या करें, उसके बाद डिलीट मार देते हैं। ये देखो सांप फिर आपको लगे ये कौन सा सांप है भाई, ये देखो अपना खुद का सांप है, ये पर्सनल सांप है, गिरिराज मीणा। अच्छा सही है, चलो यहाँ देखिए, यहाँ ये सांप का मुंह है। आपने सांप को देखा होगा, कल सर जी, अजय कुमार रौत, काल सर जी। अच्छा, सांप जीभ बाहर निकाले रखता है, सुरेश मीणा, दिलकुश मीणा पोल्याड़ा। अच्छा लास्ट में जुड़ता है ये आदमी और हलो करके निकल जाता है। ये देखिए, तो सांप आपने देखा होगा जीभ बाहर निकालता रहता है और घूमता रहता है। आपको लगता है यार बड़ा डेंजर है, ये तो खाएगा, जीभ निकाल रहा है खाने के लिए। लोग जीभ भी निकाल देते हैं। ये सांप की जीभ है और आपको देखा होगा ऐसे दो भागों में बटी है। ये अपने वाला सांप जीभ बाहर निकाल रहा है, ध्यान से देखिए दोस्तों। द्विशाखित बाइफरकेट क्या होगी जीभ, पहली बात सांप के अंदर। भाई अपनी जीभ के बारे में तो बात कर लिए, मेंढक की और सांप के बारे में तो पढ़ लें। सांप की जो मुख गुहा होती है उसकी ये छत, ध्यान से देखिए दोस्तों। सांप के अंदर जो बक्कल कैविटी है, मुख गुहा की छत है, ये रही छत। यहां पर एक अंग पाया जाता है, इस अंग का नाम है जैकबसन का अंग। क्या कहते हैं? और इसको वो मेरो नोजल या नेजल ऑर्गन, वोमेरो नेजल ऑर्गन या अंग। सरीसृपों में या रेप्टिलिया में मुख गुहा की छत पर एक अंग पाया जाएगा, जैकबसन का अंग। इसको वोमेरो नेजल अंग भी कहते हैं। और इस वोमेरो, अजय, सुरेश मीणा, दिलकुश मीणा, लक्ष्मण गुजर, गुड इवनिंग लक्ष्मण। 26 लोग लाइव है, बिल्कुल ध्यान से देखें। जैकबसन का अंग या वोमेरोनेजल अंग सरीसृपों की मुख गुहा की छत में पाया जाता है। सांप जीभ ऐसे घुमाता रहता है। ये सांप की जीभ बाहर से क्या करती है? सूचनाओं को इकट्ठा करती है। बाहर कौन सी खुशबू है, घ्राण संवेदांग या खुशबू बदबू जो भी है, और वहां से सूचनाओं को ग्रहण करके जीभ को अंदर लाके फिर यहां टच कराता है। ये इसके, ये देखिए, बात समझ रहे? जीभ बाहर निकालेगा, ऐसे इधर उधर घुमाएगा, देखा आसपास क्या है और वापस लाएगा। वोमेरोनेजल या जैकबसन अंग या वोमेरोनेजल अंग से टच करेगा और फिर दिमाग पता कर लेगा कि आसपास क्या चीजें हैं। ये सांप की जीभ का जुगाड़ है। देखिए, आपको लगता है कि सांप ऐसे आपको डराने के लिए जीभ नहीं, आसपास कैसी घ्राण संवेदा है, ऑल्फैक्ट्रिक जो सिस्टम है उसको ये अंदर ले जाएगा, सूचनाओं को यहाँ जैकबसन के अंग वोमेरोनेजल अंग से टच करेगा और ये अंग उसको सूचना दे देगा कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है। तो सांप और मेंढक के बारे में बात हो गई। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, उसके बाद जीभ जो है अपन ने पढ़ी वो कंप्लीट। दांतों के बारे में थोड़ी बात अपन कर सकते हैं। 58 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, मुख गुहा की छत। कल की क्लास अगर आपने ध्यान से देखी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ये मुंडी आपने कल वाली ये देखी है, बड़ी शानदार। ये देखिए, ये होठ इसके थोड़े वेस्ट इंडीज टाइप के हो गए, कोई बात नहीं। ये मुख गुहा थी और इस मुख गुहा का आगे वाला भाग कठोर तालु और पीछे वाला कोमल तालु और ये युवुला था। आज अपन कठोर तालु कोमल तालु सांप के लिए नहीं कह रहे, मुख गुहा की छत कह रहे हैं। यहां पर भी छत कह देते हैं। तो इस बात को याद रखें दोस्तों, हम मानव हैं
और मानव किस में आता है? स्तनधारियों में। और केवल स्तनधारियों में ही क्या पाई जाती है? कठोर तालु। सांप, मेंढक, मछलियां और किसी में भी कठोर तालु नहीं पाया जाएगा। और रोचक और इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों ये है, बहुत ही शानदार बात देखिए यहां पर, लो बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए आप चीज़ों को बड़े ध्यान से समझेंगे तो बहुत। ये है दिनेश सोयल, इंडियन आर्मी, कालती, शायद सर कालती, अच्छा यहाँ देखिए, चबाने की क्षमता किसमें पाई जाती है? कठोर तालु में। या यूं कह सकते हैं, जिसमें कठोर तालु होगा उसी में चबाने की क्षमता होगी, और चबाने की क्षमता स्तनधारियों में ही होगी। उसके अलावा सरीसृपों में, उभयचरों में और मछलियों में और किसी में भी चबाने की क्षमता नहीं होगी। चबाने की क्षमता विकसित होने के पीछे मेन जो कारण है वो कौन है? कठोर तालु। इसलिए यहां पर अपन तालु नहीं कह रहे, मुख गुहा की छत कह रहे हैं। और सांप की मुख गुहा की छत में जेकबसन का अंग वोमेरोनेजल अंग। जब भी सांप दिखाई दे, जीभ आपके सामने हिलाए तो आप अपने दिमाग का है ना बटन चालू कर दे कि अच्छा अभी जीभ अंदर ले जाके और वोमेरोनेजल या जेकबसन अंग के टच करेगा बेटा, और बाद में फिर पता कर लेगा आसपास की घ्राण या खुशबू जो है वो कैसी है। तो दोस्तों ये था किसके बारे में? जीभ के बारे में। जीभ का फोटो अच्छा है, मिटा देता हूं, ये मिटा दिया। अब अपना टॉपिक है दांत। दोस्तों अब पढ़ते हैं किसके बारे में? दांत के बारे में। ये जीभ गायब, देखो ध्यान से, टीथ, दांत, संरचना फोटो ये रहा। कल फिर बनाना पड़ेगा। गिरिराज, मीना, अच्छा सुमन है और दिनेश है, 25 लोग जुड़े हुए हैं, 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों दांत अगर पढ़ना है तो अपन लाइव रहते हैं, वरना कल की क्लास में फिर दांत पढ़ सकते हैं। 1 घंटा कंप्लीट हो गया है, 25 लोग लाइव जुड़े हुए हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको अभी दांत पढ़ना है तो यस, और कल पढ़ना है, वैसे अभी पढ़ना है, मेरे लिए तो अभी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि कल फिर फोटो इतनी पेंटिंग करके बनाना पड़ेगा। एक बार मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर लेता हूँ, क्या दांत अभी पढ़ना है? पढ़ाओ सर। पीयूष यस, सुमन भी कह रही है। जल्दी से 25 के 25 लोग कमेंट कर दो कि सर पढ़ाओ। यस यस यस, सब यस कर रहे हैं, है ना। चलो तो दांत अभी पढ़ लेते हैं दोस्तों, है ना। और वैसे भी कल क्लास होगी या नहीं होगी इस मामले भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसलिए आज ही पढ़ लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कल की लाइव क्लास मेरा व्हाट्सअप स्टेटस आप देखें, फेसबुक पर भी मैं डालता हूँ, इंस्टाग्राम पर भी, अगर वहाँ कहीं नहीं डालें कल की क्लास होना। यस, बिल्कुल सभी लोगों ने यस कहा है, तो आज ही पढ़ लेते हैं क्योंकि कल की क्लास नहीं होगी तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, दांत के बारे में बात करते हैं। फोटो तो आपको दिख ही रहा है, उसको अपन समझ भी लेंगे। देखिए ध्यान से दोस्तों, ये जो अपने पास अभी देखो, अगर अपना नॉर्मल बोर्ड है, अगर स्लाइड होती तो ऐसे उठा के ऐसे यहाँ ले जाते हैं ना। धीरे धीरे अपन वो सिस्टम भी तैयार कर लेंगे। अपने को लाइव का ऑप्शन बहुत जल्दी मिला है तो आइडिया ही नहीं लगा है कि नहीं कि इतना जल्दी आप लोग इतना भी प्यार करोगे। ये देखो दोस्तों, आ जाइए, ये दांत का सबसे ऊपर वाला भाग है। ये दांत का सबसे ऊपर वाला भाग यहां से लेकर यहां, और इस दांत के सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं इनेमल। ध्यान से देखिए दोस्तों, इनेमल अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का
सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ध्यान से देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन है यहां पर। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, और मानव की जगह अगर पादप आ जाए और केवल आपको पदार्थ बोले, तो देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। पहला सवाल, इनेमल कहाँ पाया जाता है? आपके जो दांतों पर जो आप सफेद रंग का आपके दांत दिखते हैं, वो किसकी वजह से? इनेमल की वजह से। पहला क्वेश्चन तो यही है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। इतना जानते ही बच्चे हवा में उड़ने लगते हैं। एग्जाम में सवाल आता है मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है, और पहले ऑप्शन में इनेमल, और बच्चा देखते कि यस यही आंसर है मम्मी, इस बार तो पेपर शानदार गया है। बाद में जब रिजल्ट आया वो बेकार हो गया। कई बार अपन ओवर कॉन्फिडेंस में भी आने वाले सवाल को भी गलत कर देते हैं। आपने चीज को ध्यान से पढ़ा ही नहीं, आप तो कठोर देखे और कठोर हो गए। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल है, और मानव शरीर का सबसे कठोर जो ऊतक है वो हमारी हड्डियां हैं, हमारी हस्तियां हैं। क्लियर? पादप शरीर का सबसे कठोर पदार्थ बोल रहा हूं दोस्तों। ये अगर आपको याद रखना है तो जब पादप पढ़ेंगे और बात करेंगे, लेकिन एक नाम आपने सुना होगा, स्पोरोपोलेनिन। 3 क्वेश्चन है दोस्तों। पादप शरीर का सबसे कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेनिन। इस बात में जरूर ध्यान रखें, जल्दबाजी में गलती होती है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल, और मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन है? हड्डी या हस्तियां। पादप शरीर का सबसे कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेनिन। आइए दोस्तों, हमारे दांत के ऊपर जो सफेद रंग का आवरण है वो सबसे कठोर पदार्थ है हमारे शरीर का। 24 लाइव है, वेरी गुड। सभी लोग जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, वरना परेशान हो जाते। यहां देखिए दूसरा क्वेश्चन, इनेमल किसका बना होता है? इनेमल 2 चीजों का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका? कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम को Ca, फॉस्फेट को यहां पर PO4-3, और ये कैल्शियम का +2। आपको पता है जो भी संयोजकता हो यहां लिखो, इसकी यहां लिखो। कैल्शियम को 3 बार, फॉस्फेट को 2 बार। तो इनेमल में जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसका फॉर्मूला हो गया Ca3PO4 का होल ट्वाइस। जितनी इसकी संयोजकता है, यहाँ कैल्शियम को 3 बार, फॉस्फेट को 2 बार। ये प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो ये इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र हो गया। अगली बात देखिए दोस्तों इनेमल के बारे में। इनेमल जो है उसका निर्माण एक कोशिका के द्वारा होता है। उस कोशिका का नाम है अमीलोब्लास्ट कोशिका। कौन सी कोशिका है? ललित सिंह, वेरी यूजफुल लेक्चर, थैंक्स सर, बहुत बहुत स्वागत है ललित जी आपका भी। अमीलोब्लास्ट सेल किसका निर्माण करती है? इनेमल का। और इस अमीलोब्लास्ट सेल की उत्पत्ति कैसी होती है? एक्टोडर्मल। ये इनेमल के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। एक बार फिर बात करते हैं दोस्तों, इंडियन आर्मी, यस सर, इंडियन आर्मी बिल्कुल जुड़ी हुई है भाई। आज करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना। फॉर्मूला ये रहा। इनेमल कौन सी कोशिका बनाती है? अमीलोब्लास्ट कोशिका। और अमीलोब्लास्ट कोशिका की उत्पत्ति कैसी है? एक्टोडर्मल। ये देखिए दोस्तों इनेमल के बारे में। फोटो में आपको इनेमल ये दिखाई दे रहा है। पूरा ये डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, ये इनेमल, ये पूरा वाइट, ये देखो इनेमल है। ठीक है दोस्तों, इनेमल 3 बातें आपको याद रखनी है। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं एक लेक्चर अपन इसी पर ही रखेंगे। किसी का भी फॉर्मूला आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है।
बस आप खुद बना सकते हैं। 23 लोग लाइव हैं, बिल्कुल इस डायग्राम के बाद अपन ऑफ रख देंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरा ये देखिए ब्लू कलर का, ये है दांत में पाया जाने वाला प्रोटीन डेंटिन। अगला क्वेश्चन, दांत में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? डेंटिन। और इस डेंटिन प्रोटीन का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? ओडेंटोब्लास्ट कोशिका। कौन सी कोशिका करती है दोस्तों? एनेमल का निर्माण अमीलोब्लास्ट और डेंटिन का निर्माण ओडेंटोब्लास्ट। और ओडेंटोब्लास्ट सेल जो है उसकी उत्पत्ति मीजोडर्मल है। 3 चीजें होती है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मीजोडर्मल। इसलिए एग्जाम में आपसे पूछे कि दांत की उत्पत्ति कैसी होती है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा एक्टोडर्मल और मीजोडर्मल। बाहर वाला एक्टोडर्मल और डेंटिन प्रोटीन मीजोडर्मल, और डेंटिन प्रोटीन का निर्माण ओडेंटोब्लास्ट सेल करती है। यहां पर ये लिखा हुआ है, ये जो डेंटिन प्रोटीन है ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, और उस संयोजी ऊतक का नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी आप लिख लें ये चीजें, ऐसा नहीं है कि यार क्या पढ़ा रहा है, एक भी चीज आपके सिलेबस के बाहर की नहीं है दोस्तों। डेंटिन प्रोटीन संयोजी ऊतक, कौन सा संयोजी ऊतक? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंटिन का निर्माण ओडेंटोब्लास्ट, और दांत में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? डेंटिन। और दोस्तों ये डेंटिन प्रोटीन का जो कार्य है वो है दांत को पोषण प्रदान करना। दांत को पोषण प्रदान करने का काम भी कौन करता है? डेंटिन प्रोटीन। संयोजी ऊतक का नाम क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी कोशिका बनाती है? ओडेंटोब्लास्ट। उत्पत्ति क्या है? मीजोडर्मल। और दांत की उत्पत्ति पूछे तो दोस्तों क्या होगी? पीयूष, डेंटिन प्रोटीन दांत का मुख्य भाग है। बिल्कुल दोस्तों, दांत का मुख्य भाग डेंटिन, और ऊपर जो आवरण है उसको क्या कहेंगे? एनेमल। ठीक है दोस्तों, डेंटिन के बाद अपन आगे बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां देखिए दांत के 3 भाग है। ऊपर वाला क्राउन या शीर्ष, उसके बाद नेक या गर्दन, और उसके बाद रूट या जड़। 3 पार्ट में विभाजित है। ये ऊपर वाला शीर्ष है, जहां पर मसूड़े हैं वो गर्दन है, और नीचे हड्डी के गर्त में है उसको क्या कहेंगे? रूट। ये जो दांत में खाली जगह है, दांत की जो कैविटी है उसको क्या बोलेंगे? पल्प कैविटी। दांत में उपस्थित कैविटी को क्या बोलेंगे? पल्प कैविटी। ये रही पल्प कैविटी। देखिए दोस्तों, इस पल्प कैविटी में यहां पर ये जो मैंने बनाया है ये 2 चीजें हैं। एक तो है तंत्रिका कोशिकाएं और दूसरी है रक्त वाहिनियां, ताकि दांत तक सिग्नल और सारी चीजें पहुंच सके। तो पल्प कैविटी के द्वारा, और ये यहां नीचे से प्रवेश करेगी, और नीचे जो छिद्र है ये वाला छिद्र, उस छिद्र का नाम है एपिकल फोरामेन। क्या नाम है दोस्तों? एपिकल फोरामेन। ये दांत की जो नीचे जड़ है, डेंटिन मुख्य भाग है, पल्प गुहा, बिल्कुल पल्प कैविटी। कैविटी का मतलब दोस्तों गुहा ही होता है। ये देखिए पीयूष जी, यहाँ देखिए, तो ये जो छिद्र है इधर भी और इधर भी, इसको एपिकल फोरामेन। पहला सिंपल क्वेश्चन तो यही है, पल्प कैविटी किससे संबंधित है? दांत से। और एपिकल फोरामेन भी छिद्री है। अगर ये छिद्र बड़ा है, ध्यान से देखिए दोस्तों, तो दांत जीवन भर वृद्धि करेगा, और अगर ये छिद्र बंद हो गया तो दांत खत्म हो जाएगा, टूट के गिर जाएगा दांत।
दांत का जो नीचे छिद्र है एपिकल फोरामेन, जिससे कौन अंदर जाती है, तंत्रिका और रक्तवाहिनियां। और ये जो खाली जगह है इसी को क्या कहते हैं, पल्प कैविटी। एक और बात दोस्तों, यहां देखिए हमारे जो दांत है ये ऊपरी जबड़ा और ये निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़े के दांत कौन सी हड्डी में होते हैं, मैक्सिला। और नीचे वाले दांत कौन सी में होते हैं, मैंडिबल में। और मानव शरीर की सबसे मजबूत, सबसे कठोर हड्डी कौन सी है, मैंडिबल, जो निचले जबड़े की हस्ती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है मैंडिबल। और ऊपरी जबड़े के दांत किस हड्डी की गुहा में, मैक्सिला में। और निचले जबड़े के दांत किस हड्डी की गुहा में, मैंडिबल में। अभी इस डायग्राम में कुछ बातें और हैं। ये जो मैंने ये रेड कलर का इधर बना रखा है, ये हड्डी की गुहा है। यहाँ देखिए ये हड्डी की गुहा, ये यहाँ पर ये मसूड़े हैं, ये देखिए। अब ये कुछ 3-4 बातें हैं, उसको देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। यहां देखिए दोस्तों, ये हड्डी की गुहा है। ये सपोज करें यहां पर ये हड्डी की गुहा है। इस हड्डी की गुहा से ऐसे एक संरचना ऐसे कनेक्टेड होती है और इसका नाम है प्रीडेंटल या डोंटल लिगामेंट। इसका नाम है प्रीडोंटल लिगामेंट। ये लिगामेंट, ये जो हड्डी है इसको दांत से जोड़ेगा। ये रहा, ये लिगामेंट की बात कर रहे हैं। और इस लिगामेंट के बाद यहां पर जो संरचना है इसको कहते हैं सीमेंट। और सीमेंट के बाद फिर कौन आ जाएगा, दांत। लो क्लियर है। ये हड्डी है, ये सीमेंट है। हड्डी और सीमेंट को जोड़ने वाले लिगामेंट प्रीडोंटल लिगामेंट। और ये जो सीमेंट है ये दांत को किससे जोड़ेगा, हड्डी से। ऊपरी जबड़े के दांत किस हड्डी से, मैक्सिला से। और निचले जबड़े के दांत किस हड्डी से, मैंडिबल से। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, मैंडिबल। ये जो जड़ है लास्ट, इसके बाद आज की क्लास ओवर। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखें ताकि अपन कल वाले जो नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दांत दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक, ध्यान से देख लें, और च्वर्णक। एक तरफ अपन ऊपरी जबड़े के बारे में और एक तरफ निचले जबड़े के बारे में। इस चार्ट को आप बड़े ध्यान से देख लें, फिर आज की क्लास ओवर। यहां मैंने बनाया ना, इधर भी जड़ है, इधर भी जड़ है। और ये जो भाग है इसको कहते हैं रूट केनाल। ये रहा रूट केनाल, ये गोला मैं बना रहा हूं, यहां से यहां तक ये पूरा रूट केनाल है। आप तो इस बात को याद रखें। ये देखिए दोस्तों, और ये चार्ट है जड़ों की संख्या के आधार पर। कृंतक जो दांत है वो ऊपरी जबड़े में है, उनमें जड़ की संख्या 1। रदनक में भी जड़ की संख्या 1। अग्रच्वर्णक में कितनी होगी, 2। और इसमें कितनी होगी, 3। निचले जबड़े वाले में 1 1 1 2। देख लीजिए आराम से, आराम से इस चीज को आप देख लें। जड़ों की संख्या कृंतक में ऊपर और नीचे 1 1, रदनक में भी ऊपर और नीचे। यहां पर ये जो दांत बनाया है इसमें जड़ों की संख्या कितनी है, 2। अग्रच्वर्णक अगर ऊपर वाला है तो जड़ों की संख्या 2 और नीचे जबड़े वाला है तो 1। च्वर्णक अगर ऊपर जबड़े वाला है तो जड़ों की संख्या 3 और नीचे जबड़े वाला है तो ऊपरी का मतलब ऊपरी जबड़ा, नीचे का मतलब निचला जबड़ा। दोस्तों एक और वही बात,
ऊपरी जबड़े के दांत मैक्सिला हड्डी की गुहा में और निचले जबड़े के दांत मैंडिबल हड्डी की गुहा में। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मैंडिबल। और कौन सी संरचना दांत को हड्डी से जोड़ती है? सीमेंट। दांत में कौन सा प्रोटीन है? डेंटिन। सबसे मजबूत जो है, सबसे कठोर पदार्थ है, वो कौन है? इनेमल। इनेमल का निर्माण अमीलोब्लास्ट और डेंटिन का निर्माण ओडेंटोब्लास्ट। पल्प कैविटी, एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन बंद हो गया तो दांत की वृद्धि रुक जाएगी, दांत खत्म। दांत के 3 भाग, क्राउन, नेक और रूट। उसके बाद ये मसूड़े वाला जो भाग है वो किससे होगा? उसको नेक बोलेंगे, ऊपर क्राउन है और नीचे रूट है। जड़ कैसी होगी? ऊपरी जबड़े के दांत, निचले जबड़े के दांत। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के, कृंतनक, रद्दनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। ओके दोस्तों, ये दांत के बारे में अभी आधी ही बातें हैं। कुछ बातें अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी, कल की क्लास होगी, इसमें अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। परसों की क्लास आपको डेफिनेट मिलेगी। तो कल की क्लास भी ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में जो भी लाइव क्लास में जुड़े रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जीभ और दांत आप ढंग से पढ़ते रहें। मैं फिर कह रहा हूँ 2 वीडियो हो गए हैं। रेगुलर अगर आप चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, आगे आपको इंटरेस्ट आता जाएगा। किसी भी बुक के अकॉर्डिंग अपन बात नहीं कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जाम में काम आने वाली चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।